जोसेफ अनोआ यानी रोमन रेंस। अगर मैं इस नाम को आज से ठीक 10 साल पहले ले रहा होता तो शायद आप इस नाम को जानते ही नहीं होते, और अगर जानते होते तो आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये टेलीविज़न के सामने नाम आपके सामने तक क्या सुनाई भी दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के दिन रोमन रेंस की। रोमन रेंस का जन्म सन 1985 में 25 मई को हुआ था, वो भी पेंसाकोला के फ्लोरिडा में, जहाँ पे रोमन रेंस के पिता और उनके भाई पहले से ही WWE के एक बेहतरीन रेसलर बन के जा चुके थे, और वहीं दूसरी ओर उनके कज़न द रॉक जो कि हॉलीवुड और WWE दोनों में अपना नाम कमा चुके थे। वहीं रोमन रेंस एक रॉक की छवि की तरह भी नजर नहीं आते थे। रोमन रेंस ने अपना शुरुआती करियर फुटबॉल को ही बनाए रखा, जबकि WWE वाले कई बार उन्हें कन्फ्रंट करती थी कि वो WWE में जल्द से जल्द वापस आए और साथ ही साथ एक बेहतरीन फेस ऑफ WWE बन जाए। लेकिन रोमन रेंस को इन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट था ही नहीं, वो पहले से अपना फुटबॉल के अंदर मन बना चुके थे, लेकिन शायद उनके खून और उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसकी वजह से वो अपना फुटबॉल में करियर कंटिन्यू रख ही नहीं सकते थे। जी हाँ, 2008 के दौरान जब वो पॉजिटिवली ल्यूकीमिया पाए जाते हैं तो फिर उन्हें मेडिकली क्लियर ना होने की वजह से अपनी फुटबॉल के करियर को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ता है। ऐसा नहीं था कि वो अपने फुटबॉल के करियर में फेलियर थे, बल्कि वो अपनी टीम के कैप्टन भी थे और उन्होंने कई सारे मैचेस को जीता भी था और बहुत सारे ट्रॉफी भी अपने घर लेकर के आए थे। लेकिन इस दौरान जब उन्हें पता चलता है कि वो ब्लड कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं तो उन्हें अपनी टीम से बाहर होना ही पड़ता है। ऐसे में रोमन रेंस की जगह हम सारे लोग होते तो ज़रूर निराश हो जाते और बहुत सारी चीज़ों के बजाय अपने ही डाइजीज से डरना शुरू कर देते। लेकिन रोमन रेंस ऐसे ही ट्राइबल चीफ नहीं कहलाते हैं। जी हाँ, रोमन रेंस को जब WWE वाले और उनके पिताजी कई बार कन्फ्रंट करते हैं तो वो हाँ कर देते हैं, और 2014 में जहाँ वो WWE की ओर आगे बढ़ते हैं NXT और कह सकते हैं फ्लोरिडा से ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, जहाँ पे 2014 में शील्ड के साथ इंडक्ट होते हैं। तो शुरुआती दौर में तो लोग उन्हें टीम की नज़र से ही ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके सिंगल मैचेस की तो लोग उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। हाँ, कह सकते थोड़ा बहुत सीट ज़रूर करते थे, लेकिन हाथ तो तब हो गई जब WWE वालों ने उन्होंने तुरंत एक बेबी फेस बना दिया, 2015 का रॉयल रंबल तक जिता दिया। यहाँ तक कि रॉक ने भी आगे जब उनका हैंड रेस किया, उसके बावजूद भी WWE वाले को पहले से ही प्रेडिक्ट था कि शायद ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेट मिले, और ऐसा ही होता है। जब रेसलमेनिया 31 में ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच होता है तो इसी मैच के दौरान WWE वाले ने आखिरी हद तक यही सोची थी कि शायद WWE चैंपियन बनने के बाद रोमन रेंस को काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। रोमन रेंस को आखिरी सेकंड तक हेट मिलता है, और वही WWE वाले ने आखिरी मिनट पे ही अपना फैसला बदलते हुए सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कैश इन करवा दिया, और एक शॉकिंग एंडिंग देते हुए रोमन रेंस के हाथ से टाइटल और मैच दोनों ही छीन दिया गया। जी हाँ, इस मैच को देखते आप लोगों ने भी कई बार यही सोचा होगा कि आखिर ये ऐसा किया ही क्यों था। WWE वालों ने जब रोमन रेंस को रॉयल रंबल जिता दिया था और उसके बाद भी वो चैंपियनशिप के लिए लड़ रहे थे और मैचेस काफ़ी अच्छा भी था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें हराने के लिए यही रीज़न था क्योंकि उस टाइम पे सभी लोगों को पता था कि अगर वो जीत कर मंडे नाइट रॉ पे जाएंगे भी तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हेट मिलने वाला है, क्योंकि WWE वाले ने पहले से ही स्टोरी लाइन बिल्ड की नहीं थी। लेकिन उन्होंने अगले साल स्टोरी लाइन बिल्ड करने का फैसला ज़रूर किया था शायद, क्योंकि अगले साल उन्होंने ट्रिपल एच के साथ जहाँ पे रोमन रेंस की राइवलरी मेन इवेंट रेसलमेनिया 32 में सिलेक्ट की थी, वहीं पे दूसरी ओर देखा जाए तो मैच ये भी पूरी तरीके से प्रेडिक्शन लग रहा था, क्योंकि रोमन रेंस पूरी तरीके से अब भी बेबी फेस थे और लोग उन्हें अच्छे से प्रेडिक्ट कर पा रहे थे। आप ही सोचिए कि ऐसा रेसलर किसको पसंद आएगा जिसके सामने कोई भी रेसलर आके चैलेंज करता है और वो उस चैलेंज को स्वीकार करता है और तुरंत उसके साथ मैच सेलेक्ट कर लेता है। आप ही ज़रा सोचिए कि हमारे आज के ट्राइबल चीफ किसी को ऐसे मैच बिल्कुल भी नहीं देते जब तक वो 20 से 25 बार जिमी और जे यूसोस के साथ, सोलो सिकोआ के साथ या फिर रॉक के साथ फाइट ना कर ले। आप खुद ही सोचिए कि रेसलमेनिया 40 कितना बड़ा मैच बन के गया है। जब पहले रोमन रेंस वर्सेस रॉक के रूमर्स आ रहे थे, उसके बावजूद भी रोमन और रॉक एक टैग टीम मैच में सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के सामना करते हैं, उसके बाद जाकर कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस हमें देखने को मिलता है। वहीं ऐसे बिग डॉग को भला कौन पसंद करेगा, जिसे आते ही बस एक बार आप कहिए माइक के सामने आई वांट टू चैलेंज यू और वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है। जी हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ जैसे कि जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस, अंडरटेकर वर्सेस रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस या फिर सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस। ऐसा नहीं था कि बेबी फेस बनने के बाद उन्हें बहुत सारी चैंपियनशिप हासिल नहीं थी, चैंपियनशिप तो हासिल हो रही थी, लेकिन फिर भी चैंपियनशिप का मूल तभी होता है दोस्तों जब एक अच्छा रेसलर के पास माइक स्किल और स्टोरी टेलिंग हो। लेकिन शुरुआती दौर में तो रोमन रेंस अपनी लाइनें तो भूल जाते थे कि उन्हें बोलना ही क्या है, स्टोरी लाइन बिल्टअप करने की तो बहुत दूर की बात है। ऐसा नहीं है कि उनके पास टाइटल थे ही नहीं, वो कई बार WWE चैंपियन भी बनते हैं, जहाँ पे 4 टाइम WWE चैंपियन, 2 टाइम यूनिवर्सल चैंपियन, 1 टाइम टैग टीम चैंपियन, 1 टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन और 1 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए अपने शुरुआती करियर के बारे में तो उनका शुरुआती करियर तब जाके और भी ज़्यादा डाउनफॉल में चला जाता है जब उन्हें कुछ तो बहुत ही अच्छा मिला था, जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रेसलमेनिया 33 की। जी हाँ, WWE वालों ने अपने विंस मैकमैन ने जहाँ पे अपने बेबी बॉय रोमन रेंस को और भी अच्छा पुश देने के लिए मेन इवेंट में अंडरटेकर वर्सेस रोमन रेंस का मैच बुक किया। वहीं पे देखा जाए तो इसी रेसलमेनिया में बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट भी थे, जहाँ पे हम लोगों ने ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच 13 सालों के बाद हमें एक बेहतरीन टाइटल के साथ एक लेजेंडरी मूवमेंट देखने को मिलता है। वहीं ये सहारा लेकर अंडरटेकर का रोमन रेंस को एक फेस बनाने की कोशिश की जाती है, जो कि देखने पर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि रोमन रेंस एक हील है और अंडरटेकर एक बेबी फेस है।
मैच की बात की, जब मैच भी इतना घटिया था कि ऑडियंस इसके साथ कनेक्ट हो ही नहीं पा रही थी, और जब पहले ही अंडरटेकर की स्ट्रीक टूट चुकी थी तो शायद WWE वालों को कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था, और अगर पड़ता भी तो शायद रोमन रेंज के जीतने के बाद भी अगले मनी नाइट को उन्हें इतना हेट मिल जाता है कि दोस्तों आप सोच तक नहीं सकते कि माइक पे दो सब तक कह नहीं पा रहे थे। और वहीं अगर बात की जाए अंडरटेकर की, तो शायद पता नहीं अंडरटेकर को भी क्या हो रखा था कि इस मैच के हारने के बावजूद भी वो WWE कंपनी से रिटायर नहीं होते हैं, जबकि अगर ऐसा उन्हें करना ही था तो शायद वो रिटायरमेंट ले लेते, तो शायद रोमन रेंज के करियर को थोड़ा सा बूस्ट तो मिल ही जाता। और यही बात हो जाती है दोस्तों आज हमारे बिग डॉग के बारे में, जहाँ पे वो चैंपियन बनते हैं, अच्छे अच्छे मैचेस देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पॉल हेमन उनके साथ इंडक्ट होते हैं और 2020 में उनका रिटर्न होता है। और दोस्तों आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। मैं जानता हूँ इस वीडियो को बनाने मैंने बहुत देरी कर दी है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मेरे घर का शिफ्टिंग चल रही है, मैं दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ, इसी वजह से मेरी वीडियोज़ काफ़ी लेट बन रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपसे मैं डेली वीडियो बनाया करूँगा, तब तक के लिए आप वीडियो बटन को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और नेक्स्ट बात के लिए आप वेट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. Tonight, the reigning, defending, undisputed Universal Heavyweight Champion,